Hello everyone. We are going to start class 9th NCERT History Chapter 1 The French Revolution. तो देखो 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में क्या होता है, जो पेरिस का शहर था ना वो एक स्टेट ऑफ अलार्म में था। किंग ने सभी ट्रूप्स को सिटी के अंदर आने को कह दिया था। रूमर्स ऐसी भी फैल रही थी कि जल्दी से ना किंग ऑर्डर करने वाला है कि ओपन फायर कर दो सभी सिटीजन्स पे। तो लगभग कुछ 7,000 मेन एंड वुमेन एक साथ ना टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि वो एक पीपल्स मिलिशिया बना लेंगे, मतलब लोगों की अपनी आर्मी बना लेंगे। और फिर उन्होंने देखो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर एक साथ अटैक कर दिया था, वो हथियार की सर्च में उन्होंने अटैक किया था। तो फाइनली एक ग्रुप जो था ना लगभग कुछ सैकड़ों लोगों का, उन्होंने शहर के ईस्टर्न हिस्से में एक फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टील, मतलब महल के अंदर ये प्रिजन थी बेस्टील, उस पर अटैक कर दिया जहां पर उनको ऐसी इच्छा थी कि खूब सारा एमिनेशन मतलब हथियार गोली बारूद वगैरह मिल जाएगा। तो ये आर्म्ड फाइट हुई ना उधर, तो जो बेस्टील का कमांडर था वो इसमें मारा गया और प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया। हालांकि सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स को रिलीज कर पाए थे, 7 ही प्रिजनर्स थे। तो देखो बेस्टील को ना सब लोग हेट करते, क्योंकि जो किंग था उसके जो मन की पावर चलती थी ना, एक तरह से उसका सिंबल बन चुकी थी बेस्टील। तो ये जो फोर्ट्रेस थी ना बेस्टील, इसको डेमोलिश कर दिया गया और फिर बाद में जो इसके स्टोन फ्रेगमेंट्स थे इसको पूरा तोड़ दिया ना, और फिर इसका जो टूटा हुआ वो पत्थर वगैरह थे उनको मार्केट में बेचा गया कि भाई आप लोग खरीद लो, जिसको भी इस डिस्ट्रक्शन का एक सोवेनियर रखना हो, मतलब यादगार रखनी हो। और फिर देखो ये होने के कुछ ही दिनों बाद ना काफी राइट्स होने लग गए थे पेरिस में भी और कंट्री साइड, मतलब पेरिस के थोड़ा बाहर के हिस्से में भी। काफी जो लोग थे ना, वो जो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए थे ना उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके कुछ मच लेटर जब हिस्टोरियंस ने इसी टाइम को देखा जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, तो उन्होंने एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स इसको रिकॉग्नाइज किया कि जिसके कारण लास्ट में जाके जो फ्रांस के किंग थे ना उसकी एग्जीक्यूशन हो ही गई, उसको मार ही दिया लोगों ने मिलके। अब देखो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो 1774 में ना लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली की थी किंग्स की, उनमें से थे लुइस 16। इन्होंने जो फ्रांस का थ्रोन था ना उस पर ये आ गए थे। तो तब इनकी एज 20 ईयर्स की थी और इन्होंने शादी की थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। तो जब उन्होंने एक तरह से न्यू किंग की तरह राज्य संभाला था ना, तो उनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली। फ्रांस की ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी थी। तो क्योंकि देखो काफी वॉर चली थी तो इसके कारण ना फ्रांस के जो रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इसके साथ ही साथ देखो फ्रांस का जो कोर्ट था ना, सभा जो थी, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता था। जो सभा लगती थी ना पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता था। तो लुइस 16 के अंडर ही देखो फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को भी ना, जो कॉमन एनिमी था फ्रांस और अमेरिका का ब्रिटेन, उससे इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद की थी। तो इस वॉर के कारण ना 1 बिलियन लीवर्स जो कर्जा था ना डेप्ट था फ्रांस पे, 1 बिलियन लीवर से बढ़ के अब 2 बिलियन लीवर्स हो गया था। तो जो लैंडर्स थे, मतलब जिन्होंने ये कर्जा दिया था स्टेट को, उन्होंने 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया लोन्स पर। तो इसीलिए फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी ना, फ्रेंच गवर्नमेंट, इन्हें अपने बजट का काफी हिस्सा इन्हीं पेमेंट्स पे लगाना पड़ गया था। तो ताकि ये जो एक्सपेंसेस होते थे ना, इनसे मतलब ये एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से चुका सके। कई तरह के एक्सपेंसेस थे, जैसे कि कोर्ट को भी मैनेज करना है, आर्मी को भी मैनेज करना है, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, इन सबको भी मेंटेन करना है। तो इसके कारण ना जो स्टेट था उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़े। तो देखो इस सब से ना, ये सब भी इनफ नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में, ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। और जो थर्ड एस्टेट थी ना, सिर्फ उसको टैक्स देना पड़ता था। ये देखो इसमें 3 एस्टेट दिखाई हुई है। पहली एस्टेट है क्लर्जी, दूसरी है नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट में ये सब आ जाता है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, पोर्ट्स वगैरह, पीजेंट्स भी, स्मॉल आर्टिसंस भी। तो देखो जो सोसाइटी थी ना स्टेट्स की, ये जो मिडल एजेस से फ्यूडल सिस्टम चलता आ रहा है ना उसके पार्ट थी। ये जो टर्म है ओल्ड रेजिम जो टर्म है ना, तो जो फ्रांस की सोसाइटी इंस्टीट्यूशन 1789 से पहले की रही है ना, उसको रेफर करने के लिए यूज की जाती है। देखो पीजेंट्स जो थे वो उस टाइम की फ्रेंच पॉपुलेशन का 90% हिस्सा थे। तो ये जो देखो पीजेंट्स थे 90% हिस्सा थे, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत कम लोगों के पास अपनी खुद की लैंड थी जिसको वो कल्टीवेट करते थे। और लगभग 60% लैंड जो थी ना उसको नोबल्स, चर्च या फिर दूसरे रिचर मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट के, वो ओन करते थे। तो जो पहली 2 स्टेट के मेंबर्स है ना, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती थी बाय बर्थ। और देखो तुम इनमें इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था।
नोबिलिटी और क्लर्जी को। तो नोबल्स जो थे ना, इनको फ्यूडल प्रिविलेज भी मिल जाती थी। तो इनमें देखो फ्यूडल ड्यूज इनको मिलते थे, बल्कि पीजेंट्स जो भी होते थे ना, पीजेंट्स से फ्यूडल ड्यूज लेते थे। पीजेंट्स को, जो ये लॉर्ड्स होते थे ना, इनको सर्विस देनी पड़ती थी, सेवाएं देनी पड़ती थी, इनके घरों में, इनके फील्ड में काम करना पड़ता था। और अगर आर्मी में या फिर रोड की बिल्डिंग में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता था। चर्च भी देखो, इतने सारे टैक्सेस थे, थर्ड स्टेट को ही देने थे। तो चर्च भी एक तरह का टैक्स कहते हैं, जिसको टिथिस, ये टिथिस जो टैक्स है ना, चर्च भी पीजेंट से लेता था। और फाइनली जो भी थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे ना, उनको तो टैक्स देना ही पड़ता था। और एक डायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं टेले, ये जो टेल टैक्स था ना, ये टैक्स सभी को देना पड़ता था, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं। और काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ना लिए जाते थे अलग अलग चीजों पे, जैसे सॉल्ट या टबैको वगैरह हो गया। तो ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी ना, ये सभी के सभी थर्ड स्टेट पे आ गई थी सिर्फ। अब इस इमेज में देखो आप, इस इमेज में ये देखो, ये जो पुअर फेलो है, ये सब कुछ, अनाज भी, फ्रूट्स भी, मनी भी, सैलेड भी, ये सब कुछ इस लॉर्ड के पास लाता है। ये जो फैट लॉर्ड है, ये बस बैठा रहता है सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए, एक निगाह से देखता भी नहीं है ये इस पीजेंट को। तो इसमें देखो आर्टिस्ट बताते हैं, आर्टिस्ट ना इस नोबल मैन को एक स्पाइडर की तरह कहते हैं और पीजेंट को एक फ्लाई की तरह। जैसे मकड़ी है ना, मकड़ी के जाल में एक फ्लाई आके बस फंस जाती है, तो इस तरह से दिखाया हुआ है इस फिगर में। द स्ट्रगल टू सरवाइव। तो देखो जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो 23 मिलियन थी 1715 में, और ये बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 में। तो इसके कारण देखो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, तो अनाज की डिमांड भी तो बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये जो प्रोडक्शन थी ना ग्रेन्स की, ये तो बढ़ी नहीं, ये उतनी थी, तो डिमांड मीट नहीं कर पा रहे थे, फूड ग्रेन्स की डिमांड। तो इसी कारण से ब्रेड के प्राइसेस, ब्रेड जो उधर की स्टेपल डाइट थी, वहां पे बहुत लोग खाते हैं ब्रेड, तो उधर ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। काफी जो वर्कर्स जो लेबर्स की तरह वर्कशॉप में काम कर लेते थे, उनके पास फिक्स्ड वेजेस आती थी, तो उनकी वेजेस तो नहीं बढ़ी इतनी, प्राइसेस लेकिन बढ़ते गए। तो पुअर और रिच का गैप भी इसके कारण काफी बढ़ता गया। तो ये जो थिंग्स थी ना, जब भी मतलब चीजें खराब हो जाती, कभी सूखा हो जाता या फिर कभी ज्यादा बारिश हो गई, कुछ भी हो जाए, तो इसके कारण हार्वेस्ट कम हो जाता था, तो एक सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता था। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो आजीविका के साधन होते हैं ना, ये खत्म से होने लग जाते हैं। और तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस आने लग जाता था। तो फ्रांस में ये चीजें ना ओल्ड रेजिम के टाइम काफी ज्यादा होती रहती थी। अब देखो इस फिगर में हम देखेंगे कि हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एक बेकार हार्वेस्ट होगी। बेकार हार्वेस्ट होगी तो इसका क्या मतलब है, हमें ना इन इसमें से उठाने की बॉक्सेस में फिल करने के लिए सबसे पहले बेकार हार्वेस्ट होगी, तो इसके कारण जो ग्रेन्स है उनकी कमी हो जाएगी, तो स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगी। अब कमी है क्योंकि ग्रेन्स की, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो फिर राइजिंग फूड प्राइसेस। अब क्योंकि राइज हुए फूड के प्राइसेस में, तो पुअर जो है वो ब्रेड नहीं खरीद सकता। तो अब दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि वो ब्रेड नहीं खरीद सकता, तो इसके कारण देखो फूड राइट्स हो जाएंगे। फूड राइट्स, खाने को लेकर लड़ाई होने लगेगी, तो फूड राइट्स होंगे। तब भी क्या होगा, फूड राइट्स के कारण भी इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, क्योंकि इस राइट में भी लोग मरने वाले, तो इस वाले बॉक्स में आ जाएगा इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि पुअर नहीं खरीद सकता, तो इसके कारण उसकी बॉडी वीक हो जाएगी। तो वीकर बॉडी है तो डिजीजेस और एपिडेमिक्स के चांसेस बढ़ेंगे, तो इसके कारण भी नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ेगी। A growing middle class envisage and an end to privileges। तो देखो पास्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स जो है ना, इन्होंने काफी रिवोल्ट्स में पार्ट लिया है। जो ये रिवोल्ट्स होती थी ना टैक्सेस या फूड स्कार्सिटी को लेकर, इसमें पार्ट तो लिया है, लेकिन फिर भी देखो कोई ऐसे मीन्स या प्रोग्राम्स, मतलब साधनों का उन्होंने यूज नहीं किया कि वो एक फुल स्केल मेजर ले सके, कि एक सोशल या इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज आ जाए। छोटे छोटे से रिवोल्ट होते रहते थे, तो ऐसा होने लगा था ना। तो ये ना एक फुल स्केल मेजर तभी हो सकता था कि जब ना थर्ड स्टेट में जो लोग थोड़े पैसे वाले हो गए हैं, जो थोड़े प्रोस्परस हो गए हैं, वो भी अच्छे से पार्ट ले ले, क्योंकि उनके पास एजुकेशन और नए आइडियाज का भी एक्सेस रहता है। तो 18th सेंचुरी है ना, इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स की इमरजेंस भी देखी गई है। इन सोशल ग्रुप को नाम मिला मिडिल क्लास का। ये वो लोग हो जाते हैं जिन्होंने ना कुछ वेल्थ कमा ली है ओवरसीज ट्रेड, इस फ्रेंच फ्रेंच के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। ओवरसीज ट्रेड के थ्रू इन्होंने कुछ वेल्थ कमा ली है, या फिर कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, जैसे वुलन या सिल्क सिल्क टेक्सटाइल हो गई, इनको मैन्युफैक्चर करके या तो इनको एक्सपोर्ट कर देंगे, या फिर जो रिच मेंबर है सोसाइटी के वो खरीद लेंगे। किसी तरह से इन्होंने वेल्थ कमा ली है। साथ ही साथ देखो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स हो गए,
और थर्ड स्टेट में प्रोफेशंस जैसे कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं। तो 90% पीजेंट्स थे, लेकिन ये भी तो है, ये मिडिल क्लास टाइप के हो गए। तो ये सभी लोग जो थे ना वो एजुकेटेड थे, और इनका मानना था कि कोई भी ग्रुप है ना सोसाइटी में, उसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि एक पर्सन की सोशल पोजीशन उसके मेरिट पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। ये जो आइडियाज थे ना, तो इसके कारण सोसाइटी में एक इस तरह का भविष्य देखने लग गई सोसाइटी, जो कि फ्रीडम और इक्वल लॉज पर बेस्ड हो, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सब एक देखो एक तरह से इसकी फाउंडेशन कुछ फिलोसोफर्स जैसे कि जॉन लॉक या फिर जीन जैकस रोज्यू, इन्होंने रखी हुई थी। देखो, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लॉक ना जो डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन या फिर एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क है ना, इस तरह की बातों को रिफ्यूज कर देते हैं। मतलब कि ये जो चलती आ रही है ना कुरीतियां पहले से, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पहले से जो प्रथाएं चलती आ रही है, या फिर राजा कुछ भी कर सकता है, इस तरह की बात को ना जॉन लोग मना कर रहे हैं। और रोज्यू भी अपना आइडिया सामने रखते हैं। तो उसमें ना वो एक इस तरह की गवर्नमेंट प्रपोज करते हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हो, लोगों के बीच में और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड हो। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये जो बुक है इसमें मॉन्टेस्क्यू ये एक डिवीजन ऑफ पावर जो है ना उसको प्रपोज करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर ही डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो ये जो गवर्नमेंट का मॉडल है ना, ये यूएसए में लग गया, यूएसए में काम लेने लग गए थे इसको। जब 13 जो कॉलोनीज थी ना, उनको इंडिपेंडेंस उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी जब ब्रिटेन से, तब से यूएसए में ये मॉडल यूज होने लग गया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जो गारंटी है ना इंडिविजुअल राइट्स की, ये एक तरह से जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे ना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये जो आइडिया है ना इन फिलोसोफर्स का, उसको उसको सैलून्स में या फिर कॉफी हाउसेस में बहुत ज्यादा डिस्कस करे जाने लगा। तो लोगों के बीच में भी बुक्स या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये आइडियाज फैलने लग गए। तो देखो इसके कारण ना, जब ये ग्रुप्स में भी तेज तेज ये आइडियाज बोलने लग गए लोग, तो वो लोग जो पढ़ या लिख नहीं सकते, वो भी इन आइडिया से फेमिलियर हो गई। तो न्यूज ये थी कि लुइस 16 ने ना प्लान किया है कि अब वो और ज्यादा टैक्सेस लगा देगा, ताकि जो स्टेट के एक्सपेंसेस है ना वो अब मीट किए जा सके। तो इसके कारण जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस थी ना उसके उसके विरोध में लोगों के मन में गुस्सा भर गया, और प्रोटेस्ट से शुरू हो गए थे। अब सोर्स है ये देखो, ये जो कुछ अकाउंट्स है ना ओल्ड रेजिम में रहे लोगों के हैं। देखो जैसे जॉर्ज डेंटन जो है, ये बाद में तो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में आ गए थे, एक्टिव हो गए थे। तो जॉर्ज डेंटन 1793 में अपने फ्रेंड को लिखते हैं। तो जब देखो उनकी पढ़ाई का टाइम था, तब वो देखो क्या लिखते हैं। जॉर्ज डेंटन जो है, इन्होंने अपनी पढ़ाई रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस से पूरी की है। और देखो जब ये कुछ इंपॉर्टेंट मैन की कंपनी में थे ना, जब इनकी पढ़ाई खत्म हो गई, इनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो एक पोस्ट की सर्च में थे। तो उनके लिए ना ये एक इम्पॉसिबल सा हो गया था कि वो एक पोस्ट ढूंढ ले पेरिस के कोर्ट में। तो जो चॉइसेस थी ना कैरियर की आर्मी में, वो तो इनको पास पहले से नहीं थी, क्योंकि ये बर्थ बाय बर्थ नोबल नहीं थे, और ना ही इनके पास कोई पेट्रन था। पेट्रन मतलब खर्चा उठाने वाला। चर्च ने भी इनको शरण देने से मना कर दिया था। कोई ऑफिस नहीं खरीद सकते थे क्योंकि इनके पास कोई सो नहीं है, ना ही इनके जो पुराने फ्रेंड्स थे उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया। तो जॉर्ज डेंटन कहते हैं कि सिस्टम ने ना मुझे एजुकेशन तो दे दी, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट को यूटिलाइज करूँ ऐसी कोई फील्ड तो नहीं दी है। अब देखो, ये हमने केस पढ़ लिया जॉर्ज डेंटन का। अब एक इंग्लिश मैन है अर्थर यंग। तो ये ना फ्रांस में 1787 से 1789 में ट्रेवल किए थे। तो ये अपनी जर्नी का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो उन्होंने जो देखा वो उन्होंने लिख दिया। तो देखो क्या लिखते हैं वो, जो भी व्यक्ति है ना जो ऐसा डिसाइड कर लेता है कि वो सेवा ही लेगा स्लेव्स की, और देखो क्योंकि ये स्लेव्स जो है ये इल ट्रीटेड है, अच्छे से इनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता। तो इस तरह के लोगों को पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए कि जो भी ये काम कर रहा है ना, और तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाएगी, जब जो थोड़ी सी अलग होगी, तो क्योंकि उन्होंने देखो ये सभी सर्विसेज फ्री में ले ली है, कोई इनको ढंग से ट्रीट भी नहीं किया है। तो जब इस तरह की, क्योंकि ये जो विक्टिम्स है ना, ये इतना ज्यादा तंग किए इन्होंने, तब रायट के टाइम पे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जब भी उसकी डॉटर को किडनैप कर लिया जाए या फिर उसके बेटे का गला काट दिया जाए। तो अर्थर यंग भी ना जो नोबल मैन है फ्रांस का, एक तरह से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप स्लेव को ना बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो, स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हो पीजेंट्स को। तो ये सब इस मैसेज में दिखाया हुआ है। चैप्टर का आगे का हिस्सा हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में कवर करेंगे।
आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। Hello everyone, we are going to start part 2 of our class 9th NCERT History Chapter 1, The French Revolution, The Outbreak of the Revolution। तो देखो अब हम जान चुके हैं कि लुई 16 के पास रीजंस थे उसको टैक्स इंक्रीज करना था इसके। तो अब वो लुई 16 कैसे करेगा? जब फ्रांस का ओल्ड रेजिम का टाइम था ना, तो मोनार्क के पास ये पावर्स नहीं होती थी कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली बस टैक्स बढ़ा दे। तो उसको ना एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट्स जनरल की, जो कि किंग के प्रपोजल्स होते थे ना न्यू टैक्स को लेकर, उसको पास करती थी। तो स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें 3 स्टेट्स ना अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। तो देखो मोनार्क जो है ना, वो डिसाइड कर सकता है कि ये जो स्टेट्स जनरल है इसकी मीटिंग कब बुलानी है। और लास्ट टाइम इसकी मीटिंग हुई थी 1614 में। तो देखो 5 में 1789 में लुई 16 ना एक असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल बुलाता है ताकि जो उसके नए प्रपोजल्स है ना टैक्सेस को लेकर उसको पास कर सके। तो ये मीटिंग काफी सुंदर हॉल जो कि वर्साइलेस में था उसमें होती है। तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट्स थे ना, नोबिलिटी और क्लर्जी, उन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे और ये सब बैठे थे आमने सामने एक रूम में। लेकिन जो थर्ड स्टेट थी ना, उसके जो 600 मेंबर्स थे उनको पीछे खड़ा होना पड़ा था। तो थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे ना, वो कौन थे? थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसी स्टेट के प्रॉस्परस और थोड़े एजुकेटेड मेंबर्स। पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन्स जो थे ना, उनको असेंबली में एंट्री डिनाइड थी, उनको अलाउड नहीं था। तो लेकिन अलाउड तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनके भी तो दुख थे और डिमांड्स थी। तो उन सभी को 40,000 लेटर्स कुछ थे, तो वो उसके ना रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके आए थे। तो स्टेट्स जनरल में देखो वोटिंग कैसे होती थी कि हर एक स्टेट का एक वोट होता था। मतलब 3 स्टेट है तो 3 वोट हो गए। तो इस टाइम ना लुईस 16 यही करना चाहते थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे ना, उन्होंने डिमांड किया कि इस बार क्या करो, एक ना पूरी असेंबली के वोट्स रखो आप, मतलब हर एक मेंबर का एक वोट कर दो आप। मतलब नोबिलिटी क्लर्जी के 300 वोट्स और थर्ड स्टेट के 600 वोट्स। तो कुल इस तरह से 1200 वोट्स हो गए। तो इस बार ये रिक्वेस्ट कर दी थर्ड स्टेट ने। तो ये जो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था ना, इसको फिलोसोफर रोजियो ने अपनी बुक द सोशल कंट्रैक्ट में बताया हुआ है। तो देखो किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो एक प्रोटेस्ट की तरह ना जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो असेंबली से बाहर ही चले गए। और रिप्रेजेंटेटिव जो थे ना थर्ड स्टेट के, उन्होंने एक तरह से पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्स पर्सन की तरह खुद को देखा, स्पोक्समैन की तरह। तो 20 जून को ना वो एक हॉल में इकट्ठा हुए। एक इंडोर टेनिस कोर्ट था ना जो कि वर्साइलेस के ग्राउंड में था, उसके हॉल में इकट्ठा हुए और उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली की तरह घोषित कर दिया। और उन्होंने कसम खा ली कि वो तब तक नहीं जाने वाले जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते फ्रांस के लिए, जो कि मोनार्क है ना फ्रांस का, लुईस 16, उसकी पावर्स को लिमिट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको देखो लीड कौन कर रहे थे? इनको लीड कर रहे थे ये दो इंपॉर्टेंट लोग, मिराबियो और एबेसियस। नाम याद कर लेना। मिराबियो एक नोबल फैमिली में जन्मे थे, लेकिन इनको फील हो रहा था कि ये फ्यूडल प्रिविलेज जो चलती है ना सोसाइटी में, इसको दूर करने की जरूरत है। तो देखो उन्होंने एक जर्नल खरीदी और फिर देखो उन्होंने काफी पावरफुल स्पीचेस दी। जो ये क्राउड असेंबल था ना वर्सेलेस में, उनको बहुत मतलब अच्छे अच्छे स्पीचेस से मोटिवेट किया इन्होंने। देखो ये पेंटिंग है द टेनिस कोर्ट ओर्थ। इसको देखो, ये एक प्रिपरेटरी स्केच है जो कि जैकस लुइस डेविड ने बनाया, और इस पेंटिंग को ना नेशनल असेंबली में लटकाना था। एबेसियस, एबेसियस एक प्रीस्ट थे। ओरिजिनली एबेसियस एक प्रीस्ट थे और उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट लिखा था। तो देखो नेशनल असेंबली देखो बिजी थी वर्सलेज में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन रेस्ट ऑफ जो फ्रांस था ना, जो बचा हुआ फ्रांस था, उसमें भी काफी चिंताजनक माहौल था। एक देखो काफी अब ठंड आने वाली थी, तो इसका मतलब अब बेकार हार्वेस्ट होएगी बहुत ज्यादा, तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो बेकर्स ना, जो बेकर्स होते थे वो इस सिचुएशन का फायदा उठाते थे और सब कुछ इकट्ठा कर लेते थे। और फिर देखो जब लोग ना काफी लंबे लंबे घंटे बेकरी की लाइनों में ही लगे रहते थे ना, तो जो क्राउड था ना एंग्री वुमेन का, वो शॉप में घुस गए। उन्होंने अटैक कर दिया एक तरह से शॉप्स पर, और सेम टाइम पर किंग ने ऑर्डर कर दिया कि ट्रूप्स सारे पेरिस में आ जाए। तो 14 जुलाई को ना ये सब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये क्राउड इतना नाराज था और उन्होंने बेस्टील को डिस्ट्रॉय कर दिया। बेस्टील हम पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही वो प्रेजेंट थी। तो देखो कंट्री साइड में ऐसी रूमर्स आ गई विलेज टू विलेज की जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर है ना, मैनर एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक पॉश एरिया टाइप की जगह हो गई जहाँ पर काफी लॉर्ड लोग होते हैं ना, उनके लैंड और मेंशन वगैरह है। तो जो मैनर के लॉर्ड्स वगैरह है ना, उन्होंने ब्रिगेड्स हायर करे, मतलब एक तरह से सेना हायर कर ली उन्होंने,
तो उनका काम था कि ये जो पकी हुई क्रॉप्स है ना उनको डिस्ट्रॉय कर दो। तो देखो इस बात से डर फैल गया। तो जो पीजेंट्स थे ना उन्होंने कई तरह से सीज कर लिया इन होज को और पिच फॉक्स को, और फिर उन्होंने चैट्यूक्स को अटैक कर दिया। चैट्यूज मतलब जहाँ पर किंग रहता है ना उस तरह का पैलेस हो गया। तो इसको उन्होंने अटैक कर दिया था ना, तो ये सब होने लगा। तो उन्होंने जो इकट्ठा किया हुआ वो था ना, अनाज था, उसको लूट कर लिया। और फिर जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें ड्यूज थे ना, कर्जे, उन सब का रिकॉर्ड था, उन सबको उन्होंने जला दिया। तो ऐसा करने से देखो काफी जो नोबल्स थे ना वो अपने घर से दूर हो गए, घरों से चले गए और जो नेबरिंग कंट्रीज थे उसमें माइग्रेट कर गए। तो ये जो पावर थी ना, रिवोल्ट रिवोल्ट जो हो रही थी, इसमें काफी पावरफुल रिवोल्ट थी ये। तो लुईस 16 ने फाइनली देखो नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, और ये प्रिंसिपल्स जो कि जो कहते थे ना कि उसकी पावर्स को थोड़ा लिमिट किया जाए, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का चेक होएगा, कॉन्स्टिट्यूशन उसको देखेगा सही है बात नहीं है, उसको स्वीकार कर लिया लुईस 16 ने। तो जो 4 अगस्त 1789, इसकी रात को क्या हुआ, असेंबली ने ना एक इस तरह का लॉ पास कर दिया कि फ्यूडल सिस्टम जो टैक्सेस और ऑब्लिगेशंस का है ना, जिद्दी का, उसको हटा दो। तो जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उनको भी अपनी प्रिविलेजेस छोड़नी पड़ गई। जो टेथिस टैक्स हम पढ़ के आए उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, और चर्च के पास जितना लैंड था उसको भी कब्जा लिया गया, मतलब चर्च से लैंड ले लिया गया। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के जो लगभग 2 बिलियन लीवर्स के एसेट थे ना, कम से कम, वो सब एक्वायर कर लिए गए। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो देखो जैसा हमने पढ़ा कि नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया 1791 में, तो उसके मेन ऑब्जेक्ट क्या थे, उसका मेन ऑब्जेक्ट तो यही था कि जो मोनार्क है ना उसकी पावर्स को लिमिट करना है। तो ये पावर्स देखो, कुछ सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए सारी पावर, ऐसा नहीं था। उसको ना अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो थे उनमें बांट दिया गया, वो थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। तो ये देखो नया जो सिस्टम किस तरह से चलता है वो इस फिगर में बताया हुआ है। देखो सबसे पहले जो सिटीजन्स होते हैं वो दो तरह से डिवाइडेड है फ्रांस में अब, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स वो है जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। तो इसमें लगभग 3 मिलियन मैन, वेमेन और चिल्ड्रन और यूथ आ जाते हैं जो कि 25 से उम्र की कम की उम्र का है। अब देखो ये तो हो गए पैसिव सिटीजन्स, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। अब एक्टिव सिटीजन्स, इनके पास वोटिंग राइट है। तो ये लगभग 28 मिलियन की पॉपुलेशन है फ्रांस की, तो उसके सिर्फ 4 मिलियन है, मतलब 4 मिलियन सिटीजन्स है वो एक्टिव सिटीजन्स, अब ये वोट कर सकते हैं। अब देखो एक्टिव सिटीजन्स वोट करके डायरेक्टली जज चुन सकते हैं जुडिशरी में। अब लेजिस्लेचर और असेंबली देख लो। अब देखो इनएक्टिव सिटीजन्स में से वोट करते हैं और फिर इलेक्टर्स चूज होते हैं, ये 50,000 मैन होते हैं। अब ये 50,000 मैन वोट करके चूज करते हैं नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली जो है वो किंग और मिनिस्टर को कंट्रोल करती है, और किंग के पास भी वीटो पावर है जो कि नेशनल असेंबली पे वो लगा सकता है। वीटो पावर आप आगे देखोगे, वैसे एक बेसिक सा बता देता हूँ आपको। वीटो पावर क्या होता है, सपोज एक डिसीजन नेशनल असेंबली ने लिया, अब वो सही नहीं है तो किंग इस पे वीटो लगा सकता है, मतलब किंग इसको रद्द कर सकता है। अब देखो ये जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, तो इससे क्या था कि लॉस बनाने की पावर नेशनल असेंबली पे आ गई, और नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट ही किया जाता था। सिटीजन एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे और फिर वो लोग असेंबली चुनते थे। लेकिन देखो सभी सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट नहीं था। ओनली मेन जो कि 25 से ज्यादा की उम्र के हो, और वो साथ ही साथ एक लेबर होता है ना, उस लेबर की 3 दिन की वेज के अकॉर्ड के इक्वल या ज्यादा टैक्स पे कर देते हो ना, उनको कहते थे एक्टिव सिटीजन्स, और उनके पास वोटिंग राइट था। और जो बचे हुए मैन और वुमेन थे ना उनको कहते थे पैसिव सिटीजन्स, इनके पास वोटिंग राइट नहीं था। एक इलेक्टर की तरह क्वालिफाई करने के लिए और फिर उसके बाद असेंबली का मेंबर बनने के लिए ना, एक मैन को जो हाईएस्ट ब्रैकेट होता है ना टैक्स पेयर का, कि जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते हैं, उसका मेंबर होना पड़ेगा। मतलब एक तरह से वेल्दी जो था ना वो मेंबर बन सकता था। अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है कि राइट्स क्या है मैन और सिटीजन के। राइट्स जैसे हो गए राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सब एक तरह से नेचुरल और इनएलियनेबल राइट्स की तरह से स्टेब्लिश किए गए, मतलब एकदम स्वाभाविक राइट्स है ये, इनको छीनना सही नहीं है। मतलब ये राइट्स हर एक ह्यूमन बीइंग के पास बाय बर्थ होते हैं और इनको कोई ले नहीं सकता। तो ये स्टेट है ना,
फ्रांस, उस स्टेट की ड्यूटी है कि हर एक सिटीजन के नेचुरल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे। जो रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मैरेट थे ना, इन्होंने कमेंट किया अपने न्यूज़पेपर लामी दू पीपल में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया है उसके ऊपर कि देखो जो टास्क है ना रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का टास्क है वो रिच को मिल चुका है। तो जो काफी पुअर और ओप्रेस्ड है ना, उनको कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलने वाली। तो हमारे पास पूरा का पूरा प्रूफ आ चुका है कि किस तरह से वेल्दी है ना, वो लॉ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी हम पढ़ चुके हैं। तो देखो लॉज जो है वो तब तक ही चलेंगे जब तक लोग उनको मानेंगे। तो जब देखो ये जो अरिस्टोक्रेट्स की जो मोनोपोली चल रही है ना, जब इसको लोग हटा देंगे तो वो सेम काम करेंगे जो ओनर्स ऑफ वेल्थ है उनके साथ भी। ऐसा लिखते हैं ये जीन पॉल मैरेट अपने न्यूज़पेपर में। अब देखो ये पढ़ लेते हैं हम। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो देखो पहला डिक्लेरेशन, पहला क्या है कि जो मैन है ना, मैन जो कि पैदा हुआ है और वो फ्री रहेगा और इक्वल रहेगा राइट्स में। हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का एम क्या है, वो है कि नेचुरल और एलियनेबल राइट्स है ना मैन के, उसको प्रिजर्व करना है। ये राइट्स क्या है, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। अब देखो जितनी भी सॉवरेनिटी है ना वो उसकी सारी सोर्स नेशन में है। मतलब सॉवरेनिटी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे इंडिया एक सोवरेन नेशन है, किसी दूसरे देश को हमारे मुद्दों में दखल देने का कोई राइट नहीं है। तो इसी तरह से सोवरेनिटी जो है ना वो एक नेशन में रहती है। कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल जो है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है, अगर वो अथॉरिटी लोगों से आ रही है तो मतलब जो लोग चाहेंगे वो होगा। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी में वो पावर्स आ जाती है कि ऐसा कर सकते हो आप जो कि दूसरों को इंजूरियस ना हो। लॉ में देखो, लॉ लॉ जो है ना, लॉ के पास ऐसा अधिकार है कि वो जो एक्शंस सोसाइटी को इंजूरियस है ना उनको फॉरबिड कर सकता है। मतलब देखो लॉ क्या है, जो लोगों की इच्छा है उसका एक्सप्रेशन है। जितने भी सिटीजन्स है ना उनके पास अधिकार है कि लॉ की पूरी इंफॉर्मेशन उनको हो, पर्सनली या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। जितने भी सिटीजन्स है ना वो लॉ के अकॉर्डिंगली इक्वल है। देखो कोई भी व्यक्ति है उसको अक्यूज मतलब उस पर दोष नहीं लगा सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते या डिटेन नहीं कर सकते। सिर्फ उन केसेस में कर सकते हैं जो कि लॉ लॉ डिटरमाइन करता है। देखो हर सिटीजन बोल सकता है, लिख सकता है, प्रिंट कर सकता है फ्रीली, लेकिन देखो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस तरह से कि किसी भी लिबर्टी का जो लॉ में डिटरमाइंड है ना उसका अब्यूज नहीं हो रहा। देखो पब्लिक फोर्स की मेंटेनेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस के लिए ना एक कॉमन टैक्स जो है वो ले सकते हैं, लेकिन वो हर एक सिटीजन्स पर जो भी उनका पोर्शन बनता है ना उसके अकॉर्डिंग लेना है। देखो क्योंकि प्रॉपर्टी सबके पास होनी चाहिए और एक इनवायलेबल राइट है, तो किसी के पास कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, जब तक एक लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी की जरूरत ना हो। जैसे कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कुछ बनाना है किसी की प्रॉपर्टी पे, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो उसको एक सही कॉम्पनसेशन एडवांस में ही दी जानी चाहिए। अब देखो अब हम पॉलिटिकल सिंबल्स को पढ़ते हैं। तो देखो जो 18th सेंचुरी में मेजोरिटी थी ना मैन और वुमेन की, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, तो इसीलिए इमेजेस का यूज किया जाता था ताकि वो इंपॉर्टेंट आइडियाज को कम्युनिकेट कर सके। देखो ये जो पेंटिंग है ला बारबीर की फिगर 8 में, इसमें काफी सिंबल्स जो है ना वो दिखाए हुए हैं जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट के बारे में समझाते हैं। अब इन सिंबल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो पहला सिंबल है ब्रोकन चेन का। चेन्स क्यों यूज की जाती है, कोई स्लेव हो उसको जकड़ने के लिए चेन्स यूज की जाती है, तो एक ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट करती है कि अब हम फ्री हो चुके हैं। ये एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो द बंडल ऑफ रोड्स एंड फेसेस। अगर देखो एक रोड होगी तो उसको इजीली तोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक पूरा बंडल इजीली नहीं टूटेगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेंथ जो है ना वो यूनिटी में लाई करती है। आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। तो देखो एक ऑल सीइंग आई है, इसका ये ना नॉलेज के लिए होती है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये देखो जो रेज ऑफ सन है ना वो इग्नोरेंस अज्ञान के बादल जो है उसको हटा देंगी, ऐसा रिप्रेजेंट करती है। स्केप्टर ये रॉयल पावर का सिंबल है। अब एक स्नेक है जो अपनी टेल को ही बाइट कर रहा है, एक रिंग बना रहा है इस तरह से जैसे इस फिगर में दिखाई हुई है। ये एक तरह से अनंत काल का सिंबल है। मतलब एक जैसे एक रिंग का कोई एंड नहीं होता, कोई बिगिनिंग नहीं होती, तो ये जो फिगर है ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो एक रेड फ्रिगियन कैप। ये कैप है ना, ये कैप एक स्लेव तब पहनता है जब वो फ्री हो जाता है। ब्लू व्हाइट रेड, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स है। ब्लू व्हाइट रेड जो है वो फ्रांस के नेशनल कलर्स है। अब देखो ये एक विंग्ड वुमेन है। विंग्ड वुमेन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लॉ की एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है, मतलब अवतार टाइप है। अब लॉ टैबलेट, लॉ जो है ना वो सबके लिए सेम है और सभी इसके सामने बिल्कुल इक्वल है।
तो इसी के साथ ये वीडियो अभी खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम पार्ट 3 में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, we are going to start part 3 of our class 9th NCERT History Chapter 1 The French Revolution। इससे पहले का चैप्टर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो देखो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि फ्रांस की जो सिचुएशन थी ना वो खराब हो रही थी। तो देखो अब ये फ्रांस की सिचुएशंस खराब होती जा रही थी, तो लुइस 16 ने ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, लेकिन फिर भी देखो किंग ऑफ प्रूसिया के साथ ना वो नेगोशिएशंस में चले गए थे। तो जो रूलर्स थे ना फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज के, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ना ये जो फ्रांस में डेवलपमेंट्स होती जा रही है ना, मतलब ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है 1789 से, इसको वो शांत करेंगे। तो इसके लिए वो कुछ ट्रूप्स को, मतलब सैनिकों को ना फ्रांस के अंदर भेजेंगे। तो ऐसा होता है, इससे पहले जो नेशनल असेंबली बनी थी ना फ्रांस में, उन्होंने वोट किया अप्रैल 1792 में कि एक वॉर होनी चाहिए प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। तो लगभग हजारों वॉलंटियर्स आए अलग अलग प्रोविंसेस से इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। उन्हें लगा कि ये जो वॉर है ना, ये लोगों की वॉर है, किंग्स और अरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट पूरे यूरोप में। तो काफी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो थे ना वो उस टाइम पर, जैसे कि मार्सेलेज हो गए, इसको कंपोज किया था पोएट रॉजर डी लाइजल ने। तो ये सॉन्ग्स उस टाइम गाए जाते थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स थे। और ये जो मार्सेलेज सॉन्ग था ना, इसको सबसे पहले जो वॉलंटियर्स थे ना मार्जिल्स से, जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे, तब उन्होंने गाया था। तो इसको इसी लिए इसका नाम मिला मार्जिलेज। अब मार्जिलेज जो है ना वो आज के डेट में नेशनल एंथम है फ्रांस का। तो ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स होती थी इतनी सारी, इनके कारण लॉसेस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आती थी लोगों को। तो जो मेन थे, आदमी लोग, वो तो फाइटिंग के लिए चले जाते थे, वॉर में लड़ने के लिए। तो जो वुमेन थी, उनको ये एक आजीविका कमाने का, मतलब इस तरह के काम और पूरी फैमिलीज को संभालने का काम उन पे था। तो जो लार्ज सेक्शन था ना पॉपुलेशन का, वो इस बात से एग्री करने लग गया था, मतलब मान चुका था कि रेवोल्यूशन को आगे चलते रहना चाहिए। क्योंकि ना जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसको उससे ना पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिच सेक्शन को मिलता था सोसाइटी के। तो पॉलिटिकल क्लब्स जो होते थे, वो भी उधर ना रैली होती थी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट्स बन गए थे उन लोगों के लिए, जिनको भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिस्कस करनी होती थी और आगे के एक्शंस को प्लान करना होता था। तो इन्हीं क्लब्स में से ना एक बहुत फेमस और सक्सेसफुल क्लब था जकोबिन्स का। तो देखो इसको इसका नाम कैसे मिलता है, तो ना एक सेंट जकोब जो थे ना पेरिस से, तो उनका जो कॉन्वेंट था, मतलब कॉन्वेंट एक ऐसी, जैसे हिंदू धर्म में मठ होता है ना, तो कॉन्वेंट भी एक इस तरह की रिलीजियस बिल्डिंग होती है। तो उस कॉन्वेंट से इसका नाम आता है जकोबिन्स। वेमेन भी थी ना, वेमेन भी इस पीरियड में काफी एक्टिव थी और उन्होंने अपने अपने क्लब्स बना लिए थे। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं वेमेन्स के बारे में भी। तो जो जकोबिन क्लब के मेंबर्स थे ना, वो यूजुअली थोड़ा सा ना कम प्रोस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते थे, सेक्शन के, सोसाइटी के। उनमें स्मॉल शॉपकीपर्स आ जाते थे, आर्टिसंस जैसे कि शू मेकर हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर, प्रिंटर वगैरह हो गए, सर्वेंट और डेली वेज वर्कर हो गए, ये सब आते थे। जकोबिन्स के मेंबर इस तरह के लोग थे। और इनके लीडर कौन थे, इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो एक लार्ज ग्रुप जो था ना जकोबिन्स का, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ना लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे, जैसा ना डॉक वर्कर्स पहनते हैं, ये फिगर में दिखाया हुआ है। तो देखो ये उन्होंने क्यों किया था ऐसा, उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो फैशनेबल सेक्शन था ना सोसाइटी का, स्पेशली नोबल्स, वो ना नी ब्रीचेस पहनते थे। तो उनसे थोड़ा अलग लगने के लिए इन्होंने इस तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। तो देखो वो क्या करते थे, इस तरह से जो नी ब्रीच वाले ये कपड़े पहनते थे ना, एक तरह से जो उनकी पावर थी ना, उसके एंड को दर्शाने का तरीका था ये, कि अब उसका एंड हो चुका है, ये घोषित करना चाहते थे वो। और वो अलग कपड़े इस तरह से पहनते थे। जकोबिन्स को देखो सांस्कुलोटिस कहा गया। इसका मतलब होता है कि जिन्होंने नी ब्रीचेस नहीं पहना हुआ, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सांस्कुलोटिस मेन जो थे ना, वो साथ ही में रेड कैप भी पहन लेते थे, जो कि लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी। वेमेन नहीं पहनती थी ये रेड कैप। तो देखो 1792 के समर्स में क्या हुआ, जकोबिन्स ने ना एक, जो पेरिसियंस थे ना पेरिस के लोग, उनके खिलाफ एक विद्रोह प्लान कर दिया। क्योंकि इनमें थोड़ा सा ना जो शॉर्ट सप्लाई थी या फूड का ज्यादा प्राइस था, इसको लेकर गुस्सा था। तो अगस्त 10 की मॉर्निंग पे ना, 10 अगस्त की मॉर्निंग पे उन्होंने जो पैलेस ऑफ द टुइलरीज है ना, उस पर अटैक कर दिया। और किंग के जो गार्ड थे, सैनिक, उनको मैसेकर कर दिया, मतलब मार दिया। और किंग को भी कुछ घंटों के लिए उन्होंने होस्टेज रख लिया, मतलब बंदी बना के रख लिया। और फिर बाद में देखो असेंबली ने वोट किया कि ना रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दो, जेल में डाल दो। तो इलेक्शंस हुए। तो अब देखो
21 ईयर से ज्यादा के जो मैन होते थे ना, इलेक्शन सब होते थे ना, तो 21 ईयर से ज्यादा के जो मैन होते थे बस वो वोट कर सकते थे। उनकी कुछ भी वेल्थ हो वो वोट कर सकते हैं। तो जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनेगी, अब उसको नाम क्या दिया, कन्वेंशन। तो 21 सितंबर 1792 को ना उन कन्वेंशन ने मोनार्की को अबोलिश कर दिया, मतलब लुईस 16 अब किंग है, उनका राज नहीं चलेगा। ये मोनार्की उन्होंने अबोलिश कर दी और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। तो अब हमें पता ही है कि रिपब्लिक एक इस तरह की गवर्नमेंट होती है जहां पर ना लोग अपने मन की गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो जो हेड होता है ना गवर्नमेंट का, उसको भी लोग ही इलेक्ट करते हैं। तो कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती इसमें। तो लुईस 16 को देखो आगे क्या हुआ। लुईस 16 के साथ, लुईस 16 को ना कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया चार्ज ऑफ ट्रेजन को लेकर, मतलब उन पे राजद्रोह का इल्जाम लगा और उनको डेथ डेथ बता दी, उनकी डेथ इशू कर दी। तो 21 जनवरी 1793 को ना पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया, मतलब पब्लिकली मारा गया लुईस 16 को। किस जगह पर, पैलेस डेला कॉनकॉर्डे। तो देखो उनके बाद क्या हुआ, क्वीन मैरी एंटोइनेट, मतलब जो उनकी वाइफ थी, उनका भी सेम फेट था, मतलब उनको भी इसी तरह से एग्जीक्यूट किया गया कुछ टाइम के बाद ही, द रीन ऑफ टेरर। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि ना कोई ये जो किंग थे लुईस 16, इनको एग्जीक्यूट कर दिया। तो उसके बाद देखो ये जो पीरियड था ना 1793 से 1794 का, इस पीरियड को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमने जोकोबियंस का क्लब पढ़ा, जोकोबियंस का, तो उनके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तो इन्होंने ना एक ऐसी पॉलिसी ली हुई थी कि ये काफी कंट्रोल करते थे और पनिशमेंट बहुत ज्यादा बेकार देते थे। तो देखो जो भी इनको एनिमी लगता था ना रिपब्लिक का, उसमें आ जाते हैं एक्स नोबल्स या क्लर्जी हो गए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी हो गए, उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर हो गए, जो भी रॉबेस्पियर के मेथड से एग्री नहीं करते थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन कर दिया जाता था, मतलब जेल में रखा जाता था। और फिर एक अलग तरह की कोर्ट थी जो कि स्पेसिफिक मुद्दों पे डील करती थी। उस कोर्ट में उनका ट्रायल चलता था, अगर कोर्ट को वो गिल्टी लगे तो उनको गिलोटीन कर दिया जाता था। गिलोटीन, गिलोटीन क्या होता है, गिलोटीन ना एक डिवाइस होता है जिसमें दो खंबे टाइप के होते हैं और बीच में एक ब्लेड होता है। फिर व्यक्ति जो होता है उसमें उसका हेड फंसाया जाता है और फिर उस ब्लेड को छोड़ दिया जाता है, तो वो उसका सिर कट जाता है। गिलोटिन ना इस तरह का डिवाइस होता है, तो इसको नाम डॉक्टर गिलोटिन ने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए इस डिवाइस को भी गिलोटिन ही कहते हैं। तो रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी ना, तो इसने लॉज इम्पोज कर दिए, किस तरह की, जिस तरह वेजेस या प्राइसेस पर भी इन्होंने मैक्सिमम बता दिया कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मीट और ब्रेड थे, इनको राशन करना शुरू कर दिया था। पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो सारे के सारे ग्रेन को सिटीज तक ट्रांसपोर्ट करे और फिर जो गवर्नमेंट एक फिक्स्ड प्राइस देती है उस पर इसको बेचे। तो जो वाइट फ्लोर था ना, जो महंगा होता था, उसका उसको बंद कर दिया इन्होंने। सभी सिटीजन्स को अब पेन डेगलेट, ये जो इक्वालिटी ब्रेड होता है इसको खाना है, ये खाना है सिर्फ, ये एक होल व्हीट का लोफ होता है। इक्वालिटी देखो किस तरह से थी। अब स्पीच में भी, एड्रेस में भी, हर तरह से इक्वालिटी होनी चाहिए, इस तरह का इन्होंने कह दिया था। तो देखो जो ट्रेडिशनली वहां पर बोला जाता था सर मैडम के लिए मॉन्स्यूर या मैडम है, अब ये नहीं बोला जाएगा। सभी जो है ना अब वो सिटोयन या सिटोयन है, मतलब सिर्फ सिटीजन्स। अब ये अलग से टाइटल्स हटा दिए थे। चर्चेस को भी बंद कर दिया और जो बिल्डिंग्स थी ना चर्चेस की, उनको बैरक्स या ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो रॉबेस्पियर जो थे, इन्होंने अपनी ये पॉलिसीज इतनी मतलब धड़ल्ले से चालू रखी कि इनके जो खुद के सपोर्टर थे ना वो भी कह रहे थे थोड़ा मॉडरेट हो जाओ आप, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हो। तो फाइनली ये सब चलने नहीं दिया उन्होंने। एक कोर्ट थी, कोर्ट ने ना इनको कन्विक्ट किया जुलाई 1794 में, इनको अरेस्ट किया और इनको भी गिलोटिन पर ही भेज दिया। इनका भी सेम फेट रहा। व्हाट इज लिबर्टी, टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। तो देखो अभी हमने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में पढ़ लिया। अब एक ये जर्नलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, कैमिले डेस्मोलिन्स। तो ये ना ऐसा लिखते हैं 1793 में, ही वॉज एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर द रीन ऑफ टेरर। तो देखो कुछ लोग जो है ना, इनका मानना है कि लिबर्टी एक बच्चे की तरह है जो ना एक डिसिप्लिन के फेज से पास होएगी जब तक ये मेच्योरिटी नहीं अटेन कर लेती। लेकिन इसके उल्टा है। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी हैप्पीनेस है, रीजन है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, राइट्स की डिक्लेरेशन है। तो वो कह रहे हैं, ये एक तरह से रॉबेस्पियर के बारे में लिख रहे हैं कि तुम चाहते हो कि तुम अपने सभी एनिमीज को गिलोटिन करके फिनिश कर दो। तो ये तो सेंसलेस सी बात है।
अगर तुम एक व्यक्ति को भी इस तरह से फांसी के तख्ते पर चढ़ाते हो तो तुम एनिमीज खत्म कर रहे हो, लेकिन किसी एक को अगर जब फांसी के तख्ते पे चढ़ाते हो तो तुम वास्तव में तो 10 और दुश्मन बना रहे हो, क्योंकि उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड है वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। तो देखो 7 फरवरी 1794 में ना रॉबेस्पियर ने एक स्पीच दी थी कन्वेंशन में। तो देखो उसको स्पीच को ना न्यूज़पेपर ला मोनेटिव यूनिवर्सल में छापा गया था। तो देखो ये उस स्पीच का एक्सट्रैक्ट है। ऐसा ये रॉबेस्पियर के व्यूज थे कि डेमोक्रेसी को मजबूती देने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए ना एक, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है उनका पीसफुल रूल आ सके, हमें ना सबसे पहले ये जो वॉर हो रही है ना दुख और पीड़ा के अगेंस्ट लिबर्टी की जो वॉर है, इसको फिनिश करना पड़ेगा। जितने भी हम रिपब्लिक के एनिमीज है, चाहे वो घर पे है चाहे बाहर है, उन सबको मारना पड़ेगा या फिर हमें मर जाना चाहिए। रेवोल्यूशन के टाइम पर ना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेरर में रह सकती है। टेरर है क्या? टेरर न्याय ही है। स्विफ्ट मतलब थोड़ा सा चेंज है जो इनफ्लेक्सिबल टाइप का है, और इसका यूज होगा क्योंकि जो फादरलैंड है, मतलब वो फ्रांस को रेफर कर रहे हैं, इसकी जो अर्जेंट नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, एनिमीज जो है लिबर्टी के उनको मारने के लिए, जो रिपब्लिक के संस्थापक है, फाउंडर है, उसके पास अधिकार है कि वो टेरर का यूज कर सकता है। तो इस तरह के व्यूज थे रोबेस्पियर के, और इसके विरोध में व्यूज थे इनके, डेस्मोलिन के। डायरेक्टरी रूल फ्रांस। तो देखो जकोबियन गवर्नमेंट का फॉल हो गया था, तो इसके कारण क्या हुआ, जो वेल्दियर मिडिल क्लास था ना, अब उन्होंने पावर सीज कर ली थी। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसको देखो, जिसने नॉन प्रोप्राइटेड सेक्शंस जो थे ना, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके वोट को डिनाई कर दिया। और इसमें देखो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। फिर इन्होंने देखो एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया, एक एग्जीक्यूटिव जो कि 5 मेंबर से बनती है। और देखो इसका काम क्या था, इसका काम था कि ये जो हो जाता है ना कभी कभी कि एक ही व्यक्ति के पास सारी की सारी पावर आ जाती है, ऐसा नहीं होने देना, ये इसका काम था। जैसे जकोबियंस के केस में सारी पावर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पे आ गई थी, लेकिन फिर भी देखो ये जो डायरेक्टर्स थे ना, इन्हीं का आपस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कभी कभी झगड़ा हो जाता था, तो इसके कारण कभी कभी काउंसिल डिसमिस भी हो जाती थी। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ना डायरेक्टरी की, इसके कारण एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ। तो ये जितने भी चेंजेस थे ना गवर्नमेंट में, तो इससे जो आइडियल्स मिलते हैं फ्रीडम के, इक्वालिटी के, इक्वालिटी बिफोर लॉ के, या फ्रेटर्निटी के, ये सब आज भी पॉलिटिकल मूवमेंट जो फ्रांस में हुए और दूसरे यूरोप में हुए, उस टाइम तक इन्होंने आइडियल स्थापित कर दिए थे। तो इसी के साथ हम ये वीडियो पूरा कर रहे हैं। अब चैप्टर के आगे का हिस्सा हम पार्ट 4 में करेंगे। Hello everyone, this is part 4 of our class 9th NCERT History Chapter 1, The French Revolution. Did women have a revolution? तो देखो स्टार्टिंग से ही ना जितनी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें विमेन जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही है। इस जो रेवोल्यूशन हुई है उसमें इससे काफी चेंजेस भी आए हैं फ्रेंच सोसाइटी में, जो विमेन्स के कंट्रीब्यूशन रहे हैं। तो विमेन्स की ना इच्छा थी कि जो उनका इन्वॉल्वमेंट है तो वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे, ताकि कुछ इस तरह के मेजर्स भी वो गवर्नमेंट ले कि वो विमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो देखो काफी जो विमेन थी ना थर्ड स्टेट की, उनको काम करना पड़ता था, ताकि वो अपनी लिविंग अर्न कर सके या फिर लिवलीहुड मेंटेन कर सके। तो वो किस तरह से काम करती थी, वो लॉन्ड्रीज में काम कर लेती थी, सीलने का काम कर लेती थी सीमस्ट्रेसेस की तरह, फ्लावर्स बेच लेती थी, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बेच लेती थी मार्केट में। और साथ ही साथ वो जो प्रोस्परस पीपल होते थे ना, मतलब थोड़े वेल्दी लोग, उनके घर पे डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह भी काम कर लेती थी। तो जो काफी विमेन थी ना उस टाइम पे, उनके पास जॉब ट्रेनिंग का या फिर एजुकेशन का अधिकार नहीं था। तो जो डॉटर्स होती थी ना, मतलब बेटियां जो होती थी वेल्दियर मेंबर्स की थर्ड स्टेट के, सिर्फ वही एक कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी, या तो नोबल्स की बेटियां पढ़ सकती थी। और जब वो पढ़ लेती थी उसके बाद उनके जो फैमिलीज होती थी ना, उनके लिए एक अरेंज मैरिज कर देते थे, अरेंज मतलब एक मैरिज अरेंज कर देते थे। तो फिर देखो जो वर्किंग वेमेन होती थी थर्ड स्टेट की या किसी भी तरह की वर्किंग वेमेन को, देखो उनके फैमिलीज की भी केयर करनी पड़ती थी, कुकिंग भी करनी पड़ती थी, पानी भी लेके आना पड़ता था, और साथ ही साथ बेकरी शॉप्स पर ब्रेड के लिए क्यू में भी लगना पड़ता था, और बच्चों को भी संभालना पड़ता था। अब देखो एक और बात थी कि उनकी वेजेस भी जो थी ना वो मेन से कम थी, इस बात की भी उनमें नाराजगी थी। तो देखो ताकि उनकी भी जो बातें वो डिस्कस की जा सके और वॉइस भी उनकी जो चले ना, तो विमेन्स ने भी अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए थे। तो करीब 60 विमेन्स क्लब जो थे ना वो अलग अलग फ्रेंच सिटीज में थे उस टाइम पर।
तो ये जो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी ना, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिक वुमेन, ये एक फेमस था क्लब, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, रिपब्लिकन वुमेन। और देखो उनका जो एक मेन डिमांड थी वो ये थी कि विमेन को भी ना सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले जैसे कि एक मेन को मिलते हैं। तो विमेन देखो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे कुछ डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि वो ना विमेन को पैसिव सिटीजन्स की तरह क्लासिफाई करता था, तो वो वोट नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने राइट टू वोट की डिमांड की। तो वो चाहती थी कि उनको असेंबली में इलेक्ट भी किया जाए और उनके पास भी एक पॉलिटिकल ऑफिस हो। ये विमेन की इच्छा थी, तभी तो उनको ऐसा लगता था कि इसी तरीके से ना उनके जो बातें हैं या उनके जो इंटरेस्ट है वो नई गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो जो पहले के साल थे ना, अर्ली ईयर्स में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाए थे जो कि विमेन की लाइफ को इम्प्रूव करते थे। तो देखो साथ ही में देखो उन्होंने स्टेट स्कूल्स की भी क्रिएशन की थी। तो स्कूलिंग भी देखो लड़कियों के लिए कंपलसरी बना दी गई थी। उनके फादर अब उनको फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज के लिए, उनके विल के अगेंस्ट, उनकी इच्छा के अगेंस्ट। मैरिज ना अब एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बन चुका था जिसको फ्रीली और रजिस्टर एकदम फ्रीली कर सकते थे अब मैरिज, मतलब, और उसको सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर कर दिया गया था। डाइवोर्स भी अब लीगल हो चुका था और मैन और वेमेन दोनों डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब वेमेन जो है, ये जो नए लॉज आए रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में, इनके अकॉर्डिंग जॉब्स के लिए ट्रेन भी कर सकती है और साथ ही साथ आर्टिस्ट भी बन सकती है और कुछ छोटे बिजनेस भी चला सकती है। तो ये जो विमेन्स का स्ट्रगल है ना इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, ये चलता रहा। रीन ऑफ टेरर का जो टाइम आया ना, तो उसमें न्यू गवर्नमेंट जो थी उसने कुछ ऐसे लॉज इशू कर दिए कि ना विमेन्स के जो क्लब थे उनको बंद करवा दिया उन्होंने, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो विमेन की होती थी ना इनको भी बंद करा दिया। तो काफी जो प्रोमिनेंट विमेन होती थी जिनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता था उनको अरेस्ट भी किया गया और काफी को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। ये जो वुमेन्स का मूवमेंट रहा है ना वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, ये लगभग 200 साल तक चलता रहा वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, कंट्रीज में। और ये जो वोट के लिए फाइट रही है ना, ये एक इंटरनेशनल सुफ्रेज मूवमेंट के थ्रू लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में चला है। सुफ्रेज के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए, ये जो वोटिंग का अधिकार मांगा हुआ है। तो देखो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कि फ्रेंच वुमेन करती थी ना रेवोल्यूशनरी इमेज में, उनको इंस्पायरिंग मेमोरी की तरह, उनके एग्जाम्पल्स को इंस्पायरिंग मेमोरी की तरह आज भी संभाला हुआ है। तो फाइनली देखो 1946 में ना जो विमेन थी फ्रांस की, उनको राइट टू वोट मिल गया, वो जीत गई थी। अब देखो ये सोर्स ही में एक रेवोल्यूशनरी विमेन ओलिम्पिक गोजिस के बारे में हम पढ़ते हैं। ओलिम्पिक गोजिस जो है ना, ओलिम्पिक गोजिस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिव विमेन थी रेवोल्यूशनरी फ्रांस में। तो इन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, और जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है ना और जो सिटीजन के है उनके अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने ना उनमें विमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया है बेसिक राइट से। हर एक विमेन जो हर एक ह्यूमन बीइंग को राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और इसमें जो डिक्लेरेशन है ना राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन के, उसमें विमेन को वो बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे। तो इसीलिए 1791 में ना वो लिखती है एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। तो देखो वो ये लिखती है, आप याद कर लेना, जिसमें वो क्या कहती है, वो ना क्वीन को एड्रेस करती है और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को एड्रेस करते हुए वो मांगती है कि ना वो कुछ काम करे इस सिचुएशन पे, वुमेन को कुछ बेसिक राइट्स दिलवाए। 1793 में ओलिम्पिक गॉर्जिस जो है ना, इन्होंने जकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जकोबिन गवर्नमेंट ने ना वुमेन्स के जो क्लब थे इनको बंद करवा दिया था फोर्सिबली। तो देखो क्या हुआ फिर वही हुआ जो उस टाइम पे हो रहा था। नेशनल कन्वेंशन ने उनको भी ट्रायल, उनके ऊपर भी ट्रायल चलाया और फिर उनको भी देशद्रोह से चार्ज कर दिया और फिर उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये अभी हमने पढ़ा ओलिम्पिक गॉर्जिस के बारे में। अब देखो ये कुछ बेसिक राइट्स है जो कि ओलिम्पिक गॉर्जिस की डिक्लेरेशन में उन्होंने सामने रखी थी। देखो सबसे पहले वो कह रही है कि विमेन जो है ना वो एकदम फ्री, मतलब आज़ादी के साथ जन्मी है और उनके उनके जो राइट्स है वो मेन के राइट्स के इक्वल ही होने चाहिए। अब देखो पॉलिटिकल एसोसिएशंस जितनी भी होती है उनका लक्ष्य ये होता है कि वो सभी नेचुरल राइट्स जो मेन और वुमेन के हैं उनको प्रिजर्व करे। ये राइट्स क्या है? ये राइट्स है लिबर्टी, प्रॉपर्टी का राइट, सिक्योरिटी और सबसे ऊपर ओप्रेशन, जो दबाव होता है ना वुमेन पे या फिर इनको शोषित किया जाता है उससे बचाए। अब देखो तीसरा राइट क्या बता रही है कि जितनी भी सॉवरेनिटी है वो नेशन के अंदर ही होती है, मतलब किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस कोई दूसरा दखल अंदाजी नहीं कर सकता, बल्कि विमेन और मेन इन दोनों से मिलकर ही सॉवरेनिटी बनती है एक तरह से नेशन की। अब देखो फोर्थ क्या है कि लॉ जो है ना वो जो आम आदमी की इच्छा होती है, जनरल विल जो होती है उसका एक्सप्रेशन ही तो है। जितने भी फीमेल और मेल सिटीजन्स हैं उनके पास
पर्सनली या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू किसी भी तरीके से एक ना आवाज होनी चाहिए इसमें। और देखो जितने भी फीमेल और मेल सिटीजन्स जो है उनको इक्वली एंटाइटल करना चाहिए, जितने भी ऑनर्स मिलते हैं, जो भी सम्मान मिलता है, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वल ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनको, उनकी एबिलिटीज के बेसिस पर और उनके टैलेंट्स के बेसिस पर ना। इस तरह से उनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनके टैलेंट के बेसिस पर ही उनको काम मिलना चाहिए। अब देखो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ थोड़ा ध्यान से सुनो। नो विमेन इज एन एक्सेप्शन। विमेन कोई अलग चीज नहीं है, उसको भी अक्यूज करो, मतलब आरोपित कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं और डिटेन भी कर सकते हैं उन केसेस में जो लॉ डिटरमाइन करता है। विमेन जैसे कि मैन ओबे करते हैं ना लॉ को, विमेन को भी ओबे करने चाहिए, मतलब विमेन के लिए अलग से सॉफ्ट कॉर्नर रखना नहीं है। सोर्स जी, अब देखो जकोबिन पॉलिटिकल, अब देखो 1793 में ना एक जकोबिन पॉलिटिशियन थे, चॉमेट। तो इन्होंने देखो विमेन्स के जो क्लब को बंद कर दिया गया था ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ इस तरह की बातें कही। तो देखो वो कहते हैं, चॉमेट कहते हैं कि नेचर ने डोमेस्टिक ड्यूटीज क्या मैन को दी है, जो घर के काम होते हैं वो विमेन को ही तो दिए हैं। नेचर ने मैन को ब्रेस्ट भी तो नहीं दी, जो कि बेबीज को नर्चर करने के लिए जरूरी है। तो नेचर ने बल्कि मैन को कह दिया है कि बी अ मैन, एक मैन बन के रहो, हंटिंग, एग्रीकल्चर और पॉलिटिकल ड्यूटीज जो है ये तुम्हारा काम है। और विमेन को नेचर ने क्या कहा है, विमेन को नेचर ने कहा है एक विमेन बन के रहो, बी अ विमेन, जो हाउस होल्ड के काम है और जो मदरहुड की स्वीट ड्यूटीज होती है वो तुम्हारा काम है। चॉमेट का कहना है कि शेमलेस आर दोज वुमेन, शर्म आनी चाहिए उन लेडीज को जो कि मैन बनना चाहती है। तो मैन और वुमेन को फेयरली ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी है नेचर ने, ऐसा कहना था चॉमेट का। अब आगे का पार्ट हम चैप्टर का पार्ट 5 में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 5 of class 9th NCERT History Chapter 1, The French Revolution, The Abolition of Slavery। तो देखो जो भी जकोबिन रिजीम में काफी अच्छे सोशल रिफॉर्म्स भी हुए हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था अबोलिशन ऑफ स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज में। फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी जो होती है, जो ये दास बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, इसको अबोलिश कर दिया गया था। जो कैरिबियन की कॉलोनीज थी जैसे कि मार्टिनिक, गैडालोप और सैन डोमिंगो, ये काफी इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थी कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज की, जैसे कि टबैको हो गया, इंडिगो या शुगर और कॉफी हो गई। लेकिन देखो ये फ्रांस की कॉलोनीज थी, लेकिन यूरोपियंस जो थे वो इधर जाना नहीं चाहते थे कि वो अलग अलग जगह पे जाए, अनफेमिलियर लैंड्स पे जाए और जाके काम करे। तो इसके कारण देखो प्लांटेशंस में शॉर्टेज हो जाएगी, जो इधर प्लांटेशन है कॉफी की या फिर किसी और चीज की भी। तो देखो इसको वो किस तरह से पूरा करते थे ताकि शॉर्टेज ना हो ना, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। उस टाइम पे अमेरिका के बीच में स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में शुरू हो गया था। तो जो मर्चेंट्स होते थे ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इनके आप नाम याद कर लो, बोर्डोक्स और नेंटेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है अफ्रीकन कोस्ट पे। वो इधर सेल करते थे और वहां पे जो लोकल चीफटेंस होते थे ना अफ्रीका के, उनसे कुछ स्लेव्स खरीद लेते थे। स्लेव्स मतलब गुलाम खरीद लेते थे। अब फिर देखो इनको क्या करते हैं, जैसे गाय के ऊपर लोहे का कुछ सरिया टाइप लगा के उनके ऊपर लिखते हैं ना कुछ, इस तरह से इनके ऊपर लिख के इनको जकड़ लेते थे और शिप्स में इनको टाइटली पैक करके 3 मंथ की लंबी जर्नी के बाद अटलांटिक से कैरिबियन तक लाया जाता था। और फिर इनको प्लांटेशन ओनर्स जो होते हैं ना, उनको बेच दिया जाता था इन कॉलोनीज मार्टिनिक, गैडालोपियस, सैन डोमिंगो में। तो देखो ये जो स्लेव लेबर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी ना, इसके कारण ही ये जो यूरोप में मार्केट्स बढ़ती जा रही थी, शुगर की, कॉफी की या इंडिगो की, इनकी डिमांड्स को पूरा किया जा रहा था। तो ये स्लेव ट्रेड इतनी चलती गई कि कुछ जो पोर्ट सिटीज हो गए ना, जैसे बोर्डोक्स या नेंटेज हो गए, ये स्लेव ट्रेड के कारण काफी ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस भी हो गए। 18th सेंचुरी में ना देखो स्लेवरी का विरोध शुरू हो गया था थोड़ा सा फ्रांस में। तो देखो नेशनल असेंबली ने ना काफी लंबी लंबी डिबेट्स हुई कि जो राइट्स है मैन के, उनको ये जो फ्रेंच के सब्जेक्ट है, मतलब फ्रांस फ्रांस की जो कॉलोनीज है, इधर तक भी दे देने चाहिए क्या ये सब राइट्स। लेकिन ये सिर्फ डिबेट्स हुई है, कोई भी लॉ पास नहीं किया था, क्योंकि डर था कि ये जो बिजनेसमैन है जो कि स्लेव ट्रेड पे डिपेंडेंट है, उनसे ओपोजिशन आएगा। तो इसलिए नेशनल असेंबली ने कोई लॉ नहीं पास किया था। फाइनली 1794 में जो कन्वेंशन थी ना, उसने कह दिया था कि सभी स्लेव्स को फ्रांस की ओवरसीज पोजेशंस, मतलब कॉलोनीज वगैरह हो गई या फिर जहाँ पे भी है, उनको फ्री कर दो। लेकिन ये भी ना ज्यादा लंबा नहीं चला था, क्योंकि 10 इयर्स के बाद ना नेपोलियन आ गया था और उसने फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दी थी स्लेवरी।
प्लांटेशन ओनर्स ना अपनी जो फ्रीडम का राइट है ना उसमें पता है क्या समझने लग गए थे, उनको लगने लग गया था कि अब वो फ्रीडम उनको मिल चुकी है। तो उसमें उनको ना ये अधिकार भी मिल गया कि जो अफ्रीकन निग्रोज है वो उनको एनस्लेव कर सकते हैं, मतलब उनको गुलाम बना सकते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। तो फाइनली स्लेवरी जो है वो अबॉलिश हो गई थी फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में। ये डेट आप याद कर लेना, 1848 में। देखो पॉलिटिक्स जो होती है, क्या पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कपड़ों पे होता है, लोग क्या कपड़े पहनेंगे, कैसी लैंग्वेज बोलेंगे या कैसी बुक्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब हम 1789 के जो बाद के कुछ साल थे ना, इनमें फ्रांस में काफी चेंजेस हुए हैं मैन वुमेन और चिल्ड्रन की लाइफ में। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स है उन्होंने देखो काफी लॉज भी पास किए हैं ताकि जो कि लिबर्टी या इक्वालिटी के आइडियल्स है ना उनको एवरीडे प्रैक्टिस में ला सके। एक इम्पॉर्टेंट लॉ वो इफेक्ट में आ गया था बेस्टील की स्टॉर्मिंग के बाद ही 1789 की समर में, वो था अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है देखो, ये जो सेंसर करते हैं ना कि बुक्स में ये सब नहीं छापना या फिर टीवी पे ये नहीं दिखाना, ये सेंसर होता है ये सब इस तरह के काम को। तो ओल्ड रेजिम में ना जितना भी रिटर्न मटेरियल या कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए या प्लेज हो गए, इन सबको पब्लिश या परफॉर्म ना सिर्फ तभी कर सकते थे जब उसको किंग के सेंसर लोग अप्रूव कर दे। तो देखो अब क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आ चुका था, तो इसमें ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक नेचुरल राइट था। तो न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक और प्रिंटेड पिक्चर्स जो भी है ना वो सभी अब प्रिंट होने लग गए थे। तो बहुत सारा हो गया था वो सब फ्रांस में। तो ये फ्रांस में प्रिंट होने लग गए थे टाउन्स में बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो इनको कंट्री साइड में भी बहुत ज्यादा पहुंचाया गया, लोगों ने पढ़ा भी। तो इनमें होता क्या था वो ना, जो अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं फ्रांस में वो सब इसमें डिस्क्राइब होता था, डिस्कस भी होता था। फ्रेंच ये जो फ्रांस में प्रेस को फ्रीडम मिल गई थी, इसका मतलब ये भी था कि अब जो इवेंट्स है, इवेंट दो तरफ से ही होते हैं, कोई भी लड़ाई हो तो भी दो तरफ से ही होगी। कुछ अपोजिंग व्यू होंगे ना, आप अपोजिंग व्यू भी उसमें एक्सप्रेस करने लग गए। हर एक साइड की कोशिश ये रहती थी कि ये प्रिंट के मीडियम से ना लोगों को अपनी तरफ कन्विंस कर ले। प्लेज, सॉन्ग्स या फिर कोई भी जुलूस वगैरह होते थे उसमें भी काफी लोग आते थे। तो देखो इस तरह से ना ये एक तरीका बन चुका था कि जो लिबर्टी या जस्टिस के आइडियाज है ना वो लोगों तक, जो लिबर्टी जस्टिस के आइडियाज पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने बताए हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाए। वो टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं या फिर किसी भी तरह से प्लेस के थ्रू लोगों तक पहुंचा दिए जाते थे ये सब आइडियाज। अब देखो फाइनली क्या हुआ 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना उन्होंने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया, वो एम्परर बन गए थे 1804 में फ्रांस के। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना वो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को जीतने के लिए गए। तो वो जाते वहां पे जो पहले से डायनेस्टीज है उनको बेदखल कर देते और अपने किंगडम्स बना लेते थे, वहां पे अपने फैमिली मेंबर्स को ही प्लेस कर देते थे। तो नेपोलियन को ना अपना रोल एक तरह से यूरोप के मॉडर्नाइजर का लगा कि वो यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। उन्होंने काफी लॉज, नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का लॉ भी वो लाए। वेट्स जो होते हैं कहीं पर केजीज में नापते हैं, कहीं पे पाउंड्स में नापते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी लाए वेट्स और मेजर्स का, जिसमें डेसिमल सिस्टम भी था। इनिशियली देखो लोगों को ना नेपोलियन एक लिबरेटर की तरह लगे जो कि लोगों को आजाद कर रहे हैं। लेकिन फिर देखो लोगों को ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों का व्यू बदला। लोगों को ना नेपोलियनिक आर्मीज मतलब नेपोलियन की सेना वगैरह वो एक तरह से इन्वेडिंग फोर्स की तरह दिखने लग गई कि ये अटैक कर रहे हैं। और फाइनली नेपोलियन को वाटरलू में डिफीट मिली 1815 में। जो उनके काफी मेजर्स थे ना उनके कारण, मतलब उनके स्टेप से जो लिबर्टी के आइडियाज थे ना, रेवोल्यूशनरी आइडियाज, वो पास ऑन हुए हैं, वो चले हैं। और जो मॉडर्न लॉज है जो कि यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी फैले ना, उनका काफी इम्पैक्ट रहा है नेपोलियन के जाने के बाद भी। जो आइडियाज थे लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेगेसी हमको मिलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो इससे देखो ये जो आइडियाज थे ना ये सभी फ्रांस से लेकर बाकी के यूरोप में भी फैले हैं 19th सेंचुरी में, जहां पर भी फ्यूडल सिस्टम या सामंतवाद पूरी तरह से अबॉलिश हो चुका था। कॉलोनाइज्ड पीपल्स जो है ना उन्होंने, कॉलोनाइज जो लोग थे उन्होंने इन्हीं आइडियाज को, फ्रीडम के आइडियाज को रिवर्क किया है कि जो बंधक है, बॉन्डेज है, उनसे वो फ्री हो और एक सोवरेन नेशन स्टेट अपना बनाए, कॉलोनी ना बन के रहे। टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय वो दो ऐसे
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जिन्होंने ना ये जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस के आइडियाज है वो इनसे काफी इंस्पायर्ड भी थे और इन पे उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है। राजा राम मोहन रॉय जो है ना, वो यूरोप में जो उस टाइम पर आइडियाज फैल रहे थे उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में जो जुलाई रेवोल्यूशन हुई उसके कारण वो काफी उनको काफी प्रोत्साहन मिला है राजा राम मोहन रॉय जी को। इसी के साथ ये चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया है। थैंक यू।